और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही भारत सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा कदम है। भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए समिति का गठन किया गया है। बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि बांग्लादेश में भारतीय और हिंदू समुदायों के हितों की रक्षा की जा सके। इस समिति को विशेष रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा और स्थिति पर नजर रखने का कार्य सौंपा गया है। बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था को बेहतर बनाना नवनियुक्त कार्यवाहक सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। शुक्रवार को बांग्लादेश में गृह मंत्रालय के सलाहकार ने कहा कि संघर्ष से त्रस्त राष्ट्र सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में चल रहे हालात को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की और कहा, बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि बांग्लादेश में भारतीय और हिंदू समुदाय के हितों की रक्षा की जा सके। इस समिति को विशेष रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा और स्थिति पर नजर रखने का कार्यभार सौंपा गया है। ये कदम हाल ही में बांग्लादेश में मची उथल-पुथल के बीच उठाया गया, जिसमें भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही थी। सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर भारत आ जाने के बाद से जारी हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर बृहस्पतिवार को शपथ ली। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद जताई है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों के द्वारा लगातार हो रहे हमले पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कांग्रेस और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर कड़ा ऐतराज जताया। दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली के खिलाफ और फिर सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर चली गई थी। बांग्लादेश में अफरा तफरी के माहौल के बीच यूनुस ने देश की बागडोर संभाली और उनके सामने फिलहाल देश में शांति बहाल करने और चुनाव कराने का जिम्मा है। दूसरी ओर शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने कहा कि उनकी अवामी लीग हार नहीं मानेगी। विरोधियों और अंतरिम सरकार के साथ बातचीत करने के लिए पार्टी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने अपनी कमान संभाल ली है और जिस तरह से लगातार हिंदुओं को लेकर अत्याचार हो रहा है उसी पर आधारित आज हमारा विशेष भी है। मोहम्मद यूनुस को कमान, भारत का संदेश, कट्टरपंथियों पर लगे लगाम। इस पर दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, आप बांग्लादेश में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर। पिनाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से, प्रोफेसर साहब आपका भी स्वागत है। पिनाक जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। और आप भी जानते हैं जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, बर्बरता हो रही है। आज जो कमेटी गठित की गई है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, आप किस तरह से देखते हैं इस कमेटी के गठन के बाद से अंतरिम सरकार के साथ भारत सरकार की बातचीत और इन तमाम मुद्दों पर
किस तरह से कमेटी आगे बढ़ेगी, क्या होगा कमेटी गठन से? कि कमेटी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको मॉनिटर करेगी, उसकी लिस्ट बनेगी। लिस्ट थोड़ी बहुत बन चुकी है क्योंकि वहां पे बांग्लादेश में जो हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन ऐक्य समिति है, जो HBCOP कहते हैं, जो माइनॉरिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरह की सारी जैसी घटनाएं होती हैं उसको लॉग करती है, लॉग करके उसकी लिस्ट बनाती है। वो लिस्ट तो हमारे हाई कमिश्नर साहब के पास भी होगी, क्योंकि उस लिस्ट को किसी ने मुझे व्हाट्सएप भी किया है, वो मेरे पास भी। तो इस तरह के जो तथ्य हैं वो उनको संग्रह करना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ऐसी बातें हुई हैं, और फिर उसमें उनकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन अगर कर सकें तो करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि भाई ये किसने किया। क्योंकि उन लोगों से बात करके एक लिस्ट बनेगी कि ये जो भी एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये किया है, उनको तो मतलब दे हैव टू बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो हम तो ये मांग करेंगे, मेरे ख्याल में वो लोग फिर उस मांग, भारत सरकार ये मांग करेगी, जो अंतरिम सरकार है उससे बोलेगी कि ये है लिस्ट, या जो भी है, या अंतरिम सरकार को बोलेगी कि अंतरिम सरकार को भी मालूम है कहाँ कहाँ ये सब हिंसा हुई है। जी हाँ, अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस ने यह स्वीकार किया कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। पिनाक जी, क्या भारत सरकार इस बात का इंतजार भी कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से तख्ता पलट हुआ उसके बाद उस रात से ही जो पूरा एक तरह से हिंदुओं के प्रति जो एक क्रूरता की शुरुआत हुई, क्या आपको लगता है कि अंतरिम सरकार के गठन के साथ कल रात को गठन हुई और पहला कदम एक तरह से भारत सरकार का ये है? हाँ, तो सरकार बनने के बाद ही ये डिसीजन लिए गए होंगे कि हम किस तरह से इसको टेकअप करें। और बेसिकली वहां पे अराजकता फैल गई थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, पुलिस भाग गई थी, पुलिस तो अभी भी वापस नहीं आए हैं, वो तो स्ट्राइक पे है। आर्मी ने कुछ नहीं किया। आर्मी को कुछ करना चाहिए, पर आर्मी क्या करेगी, वो अपना लॉ एंड ऑर्डर देख रही थी या जो भी था वो कर रहे थे। और जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह या छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पे ये सारी घटनाएं हो रही थी, वहां पे कोई पुलिस नहीं थी, कोई सिक्योरिटी। तो ये जो भी एलिमेंट्स थे, कट्टरपंथी या क्रिमिनल एलिमेंट्स जिन्होंने ये किया है, और बात ये है कि ये पहले भी हो चुका। जब भी इस तरह की घटना घटती है, जो पॉलिटिकल अपहीवल होता है, तो वहां पे हिंदू को टारगेट करते हैं, क्योंकि हिंदू असहाय है, उसके पास मतलब वो लड़ता नहीं है वापस, उसके पास जो भी जमीन है जो भी है उसको हड़पने के लिए लोग पहुंचाते, क्योंकि ये एक तो गरीब देश है, वहां पे जिसको इस तरह के माहौल में जिसका मतलब माल हड़प करना है वो करने की कोशिश करते। तो यही होता रहा है बांग्लादेश में। जी पिनाक जी, जिस तरह से आपने कहा कि हिंदुओं के साथ ये होता रहा है, प्रोफेसर संजय, हम जानते हैं CAA कानून भारत सरकार लेके आई तो उसकी कट ऑफ डेट 2014 31 दिसंबर है। अगर हम 1971 की बात करें या फिर जब वेस्ट पाकिस्तान से हिंदू रिफ्यूजी आए थे, इन तमाम घटनाओं को आज करीब 50-55 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन हाल की ये घटनाएं जो बांग्लादेश में हो रही हैं, ये क्या बताती हैं? ये क्या बताती हैं कि दो देशों के संबंध क्या कहीं मायने नहीं रखते? आखिर क्या वजह है कि हिंदुओं को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है इन देशों में, इस्लामिक देशों में? देखिए, स्थिति जो बांग्लादेश में चिंताजनक स्थिति है निश्चित रूप से। और जैसे एम्बेसडर साहब ने साफ साफ कहा कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसमें जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन होता है, या तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है वो होती हैं, या फिर महिलाएं होती हैं, या फिर जो मॉडरेट सेकुलर लोग होते हैं वो होते हैं। और बांग्लादेश में ये जब हुआ है तब तक सबसे पहले जो टारगेट हुए वो हिंदू कम्युनिटी रही है। उसके बाद में जो मॉडरेट सेकुलर प्रोग्रेसिव लोग हैं उनको टारगेट किया गया, महिलाएं भी रही है। तो ये बेसिकली ये कहिए कि मेजोरिटेरियन एक डिस्कोर्स है। और जो बांग्लादेश को धीरे धीरे क्योंकि बांग्लादेश ने, आपने 1971 की बात की, तो बांग्लादेश का निर्माण इस्लाम और इस्लामिक राष्ट्रवाद पे नहीं हुआ था। उन्होंने रिजेक्ट किया था 1947 का राष्ट्रवाद, पाकिस्तान का राष्ट्रवाद। उन्होंने कहा हम सेकुलरिज्म रखेंगे, हम बंगाली राष्ट्रवाद रखेंगे। लेकिन कहाँ 1971 से आज 2024 तक आते आते आप देखिए कि कहाँ पे सेकुलरिज्म कहीं नहीं है, एकदम अत्याचार हो रहे हैं। प्रोफेसर संजय, आपने कहा कि मेजॉरिटेरियन एटीट्यूड ये होता है,
क्या भारत सरकार ने जॉब कमेटी बनाई है या इस अंतरिम सरकार के साथ जब भारत सरकार आगे बढ़ेगी बातचीत में और खासकर इन मसलों पर, क्योंकि अगर हम ये भी मान लें कि जो पिछले 4-5 दिन से जो घटनाएं हो रही हैं, अगर वो पलायन की तरफ नहीं भी अगर रुख करते हैं वो हिंदू, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं हो सकता है क्योंकि इंटरिम सरकार जो है, इंटरिम सरकार के मुखिया कौन होंगे ये तय था। उसके बावजूद ये 4 दिन जो एक तरह से तांडव चला है वहां हिंदुओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि मेजॉरिटेरियन एटीट्यूड कह के नहीं इससे निकला जा सकता है? और क्यों नहीं अन्य देशों की तरफ से, जैसे कि तमाम बड़े देश जो आतंकवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माइनॉरिटीज को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी के मोटे मतलब सख्त स्वर अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं? देखिए, इसमें निश्चित रूप से भारत सरकार को, क्योंकि एक मुखौटा दिखाया जा रहा है कि बहुत प्रोग्रेसिव सेकुलर व्यक्ति को आपने चीफ एडवाइजर ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट बना दिया, लेकिन आप ये देखिए गवर्नमेंट में जो बाकी लोग हैं, जो 16 लोग हैं, वो कहाँ हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है? आप देखिए वहां पे हिफाजत इस्लाम के लोग हैं। हिफाजत इस्लाम के लोग हर तरीके से इस्लामिक एजेंडाज को आगे बढ़ाते हैं। पिछले कई वर्षों से वो वायलेंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट और जो कमेटी बनी है उसको पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए कि आप हमको इंश्योर कीजिए कि आप कैसे माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सुरक्षा को इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि अब वापस से बांग्लादेश में जो 2001 से 2006 के बीच में जिस तरीके का तांडव हुआ था, वो तांडव का समय वापस आ गया है। और सिर्फ प्रोग्रेसिव जो फेसेस रखे गए हैं कुछ, वो सिर्फ वो खोटा है। असल में जो रेडिकल ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और जो उनका तांडव देख चुके हैं, उन्होंने मुजीबुर रहमान की मूर्ति को उड़ा दिया, उन्होंने इंडियन कल्चरल सेंटर को वो कर दिया, राहुल आनंद के घर पे अटैक किया, और माइनॉरिटी हिंदू काउंसलर्स जो वहां पे हैं उनके घर को अटैक किया, वेंडलाइज कर दिया, लूटिंग हो रहा है, प्लंडर हो रहा है। ये सिर्फ कोटा मूवमेंट नहीं रहा, ये कोटा मूवमेंट एक कोज था, एक सोशल जस्टिस था, लेकिन इसके पीछे जो कट्टरपंथी जो ताकतें हैं उनको दोबारा से रिवाइव करने का, दोबारा से इंस्टीट्यूशनलाइज वे में रिवाइव करने का एक मौका मिल गया। जब तक शेख हसीना थी, भारत सरकार का ये कमेटी गठित कर, और जिस तरह से भारत सरकार ने कहा है कि जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर आगे उन मसलों को बात करना है, बॉर्डर को लेकर बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये कमेटी उनके साथ बातचीत करेगी। आपको लगता है कि इंटरिम सरकार के आते ही भारत सरकार ने साफ अपना एक संदेश दिया है कि कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की जरूरत होगी मोहम्मद यूनुस को? देखो भारत सेंसिटिविटी को समझता है। 4000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, रिवराइन बॉर्डर है, गुंजाइश बहुत है कि वहां पे जो मैंने जो कहा कि जो मेजोरिटी का इनसिक्योरिटी है वो माइनॉरिटी। प्रोफेसर संजय, पिनाक रंजन जी से इस पे एक रिएक्शन ले ले। जी पिनाक जी। नहीं, वो तो भारत सरकार ने तो ठीक ही किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हम जो देख रहे हैं, देखिए आजकल के माहौल में, डिजिटल और सोशल मीडिया के माहौल में सब कुछ पता चल जाता है, कोई छुपता नहीं। तो इसलिए ये तो सब स्क्रीन पे आ जाता है या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाता है। तो इसलिए भारत सरकार को तो नेचुरली यहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन है उसको रेस्पेक्ट करके भारत सरकार को तो ये करना था ही, और इसीलिए उन्होंने किया। और इस तरह से अगर हम नहीं करेंगे तो बांग्लादेश के जो जनता है और बाकी जो इस तरह के कुकाम करते हैं वो समझेंगे कि हमको कुछ नहीं होगा, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा, हम करते रहेंगे इस तरह की बातें। जो कट्टरपंथी हैं या जो धर्मांध लोग हैं जो समझते हैं कि ये बेचारे हिंदुओं को मारपीट के इनकी संपत्ति ले लो या कर लो, ये तो और भी आगे आ जाएंगे अगर हमने कुछ। पिनाक रंजन जी, इस पर आपका क्या विचार है कि जब हम देखते हैं कि भारत में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो वापस जाते हैं तो माइनॉरिटीज के दर्द के बारे में कहते हैं और तमाम ऐसे देश माइनॉरिटीज की आवाज के लिए कहते हैं, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर एक मुखर मजबूत आवाज वैश्विक मंच पे नहीं सुनाई दी है? क्या इसकी कमी दिखती है आपको? बिल्कुल कमी दिखती है। वो लोग समझते हैं कि माइनॉरिटी, जब हिंदू माइनॉरिटी पे अत्याचार होता है वो चुप्पी साथ जा, क्योंकि उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है शायद उनके उसके विपरीत होता है। ये हिपोक्रेसी तो हमेशा हम देखते आए हैं। मैं तो जब से सर्विस ज्वाइन किया तब से देख रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी गाथा गाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब चुप है। देखिए सब लोग चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी बात जो हम व्हाइट हाउस स्पोक्समैन और स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्समैन वगैरह से सुनते हैं, अब देखिए सब चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ ऐसा बोल देंगे कि हाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए ये वो, पर वो हिंदू का नाम कभी नहीं लेंगे।
पर अगर यही कोई दूसरा कम्युनिटी होता तो उसका नाम फट से आ जाता। ये इनका दोगलापन जो है, ये हम लोग देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं। मौजूदा सरकार में पिनाक रंजन जी, जो अभी अंतरिम सरकार बनी है उसमें मोहम्मद यूनिस हैं और तमाम लोग जो उसमें अब शामिल होने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जमात इस्लामी का एक बड़ा हाथ है, बीएनपी का रुख को हम बहुत साफ तरीके से जानते हैं, ऐसे में क्योंकि आप कार्यरत रहे हैं लंबे समय तक बांग्लादेश, आप किस तरह से देखते हैं इसमें अल्पसंख्यकों की आवाज, उनके हितों को कितना एक तरह से सुरक्षा दे पाएगी मौजूदा अंतरिम सरकार? अंतरिम सरकार का जो मुझे लगता है रवैया रहेगा, वो थोड़ा बहुत बीएनपी और जमात की तरफ ही झुकाव मुझे दिख रहा है कि जिस तरह के लोग वहां पे हैं, या ये ना कहूं, ये कहूं कि जो वो एंटी अवामी लीग की तरफ ही वो झुकेंगे, क्योंकि वो कई लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं और मुझे मालूम है वो एंटी अवामी लीग है, और उसकी वजह से वो शायद एंटी कुछ हमारी तरफ भी मतलब उनका जो रुख है वो हो सकता है। तो इसीलिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा कि वो किस तरह से पॉलिसीज बनाएंगे। खैर वो तो हम देख लेंगे, हमने पहले भी देखा है, हम उससे बातचीत जब करेंगे तो हमको वो सतर्क पिनाक साहब, रहना। हिंदुओं के साथ इस्लामिक देशों में जो अत्याचार होता है, उसमें जब हिंदू अपने देश भारत ही उसके लिए एकमात्र एक तरह से ठिकाना है, उसकी अपनी जमीन है, जब वो वापस लौटता है तो उसी के लिए सीएए कानून बनाया गया है, लेकिन उसकी जो एक तरह से जो एक तारीख रखी गई है वो 31 दिसंबर 2014 है। क्या आपको लगता है कि सरकार को इन तमाम विकल्पों पर आगे सोचना पड़ेगा, जिस तरह का जो पूरा मतलब एक तरह से रूप बांग्लादेश का इस समय दिखाई दे रहा है उसमें? मैं समझता हूँ सीए का जब ड्राफ्ट बना था, मेरे विचार से पर्सनल, कि वो ड्राफ्ट जो था वो शायद कुछ और तरह से बनता तो इतनी मतलब वो उसमें परेशानी ना हो। अब परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, ठीक है आपने बोल दिया उसमें, फिर आपने कई देश के नाम लगाए। अगर देश के नाम हम नहीं लगाते, ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो हम आपके पास पूरी छूट रहती कि आप किसको सिटीजनशिप दें या ना दें। वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता है सिटीजनशिप, हमारे सिटीजनशिप एक्ट के अंडर में होता है, जिसका संशोधन हुआ था कि हाँ, हम जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं हमारे देश में जो आए हैं, घुस रहे हैं, हम उनको अपनी सिटीजनशिप देंगे। ये बात थी बेसिकली। तो वो उसको हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग कहाँ जाएंगे, ये तो और कोई जगह नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं देगा। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जो बर्बरता की जा रही है, उसी पर एक तरह से लगाम लगाने के लिए और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को एक संदेश दिया है भारत सरकार ने, इस कमेटी को गठित करके कि आगे की बातचीत को शुरू किया जाए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अंतरिम सरकार कुछ कदम उठाए, कट्टरपंथियों पर लगाम लगाए। देखते आने वाले दिन में इसके क्या नतीजे सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय आपका भी और पिनाक रंजन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मसले पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।